मैं आनंद पवार और मैं सम्यक नाम की एक संस्था हूँ, उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ जो पुणे में स्थित है, लेकिन महाराष्ट्र और के साथ साथ भारत के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। और यह एक रिसोर्स सेंटर है ऑन जेंडर एंड मैस्कुलिनिटीज़, खास करके मर्दानगी और जेंडर इक्वालिटी को लेके काम करते हैं। हम अलग अलग संस्थाओं के साथ जेंडर के मुद्दे को स्वास्थ्य के मुद्दे में किस तरह से देखा जाए, डेवलपमेंट के सेक्टर में किस तरह से देखा जाए, जेंडर के मुद्दे को पॉलिटिसाइज कैसे किया जाए, ये कुछ ध्यान में रखते हुए 2007 से लेके हम ये काम कर रहे हैं भारत में। और क्योंकि हम कहते हैं कि जेंडर जब ये शुरू हुआ था तो उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरह से है जेंडर का। जब जेंडर हम कहते हैं कि 2000 से लेके 2010 तक एक माहौल बना हुआ था, जहाँ उसके पहले भी एक तरह से जेंडर का मतलब केवल महिलाएं इस तरह से देखा जाता था। और हम चाहते थे कि इसको, और एक तरह से डेवलपमेंट सेक्टर में वो अपना एक राजनीतिक समझ जो होती है जेंडर की, तो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कहीं गुम हो रही थी। तो रिक्लेमिंग दैट पॉलिटिकल स्पेस यूजिंग द टर्म जेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा था। काफ़ी लोग प्रयास कर रहे थे, उसमें हम भी थे, जहाँ पर हम जेंडर को दो तरीके से देखें। वन, टू पॉलिटिसाइज द टर्म gender as the idea, and not to talk about binaries of men and women and power relations between men and women, but also to talk about power relations amongst men और मर्दों की सत्ता संबंधों के बारे में, महिलाओं के सत्ता संबंधों के बारे में, और इस बाइनरी से हटके बाकी जो भी जितने भी खुद को आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग जेंडर पहचान को लेके, उनके साथ इन सबों की एक सत्ता संबंधों को की जानकारी लोगों तक ले जाना और इस जानकारी के साथ स्वास्थ्य और विकास के कार्यक्रमों को प्रभावित करना, ये कुछ सम्यक की शुरुआती सोच रही है। जब भी हम जेंडर शब्द का उपयोग करते हैं हम दो तरह से उसे देखते हैं। एक तो यह विश्लेषण लाना कि वो किस तरह से सामाजिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से वो एक कंस्ट्रक्ट है, बनाया जाता है, आइडियाज, नोशंस ऑफ मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। और दूसरा नज़रिया जेंडर की तरफ देखने का है आइडेंटिटीज़ को लेके बात करें। और हमें लगता है कि अगर हम बाइनरीज को निकाल दें और मैस्कुलिनिटीज़ और फेमिनिटीज़ की बात करें तो ये ज़्यादा इंक्लूसिव डिस्कशंस भी हो जाती हैं। अब तक वो कन्वीनियंटली मेन एंड वीमेन को लेके डिस्कशंस हो रहे थे 2007 तक। हमें लगा कि इसको मेन एंड वीमेन की फ्रेम से निकालकर notions of masculinity and notions of femininity, not to link with sexes but the ideas of masculinities and feminities, तो इस तरह से व्यापक दायरे में लोगों के सामने, इनफैक्ट वो अपेक्षित था रहना, लेकिन वो इस तरह से कोई बात नहीं कर रहा था। लोगों ने एक कन्वीनियंट मॉडल की तरह से उसका विश्लेषण करना शुरू किया था। हमें लगा कि दैट डिपॉलिटिसाइज द एंटायर सेक्टर। मुझे व्यक्तिगत रूप से और संस्था के रूप से अगर देखा जाए तो ये इसका एक बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है कि क्वीयर मूवमेंट अगर होता है इस देश में तो वो किस तरह से शुरू हुआ, या उसका एक बैकग्राउंड अगर देखें तो 95 से 96 से लेके प्रजनन स्वास्थ्य को लेके इस देश में डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी काम हुआ। 2000 के आते आते सेक्शुअल हेल्थ को, खास करके HIV एड्स को लेके काफ़ी काम हो रहा था, और तब जाके यौनिकता की बात लोग पब्लिक डोमेन में आ गई। तब तक तो यौनिकता के बारे में यहाँ वहाँ बोला जा रहा था, लेकिन अलग अलग यौनिक पहचान, अलग अलग जेंडर आइडेंटिटीज़ को एक तरह से अगर देखा जाए तो वो इंस्ट्रूमेंटल तरीके से शुरू हुआ है। वो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से लोगों के अधिकारों को लेके ये बात शुरू नहीं हुई है सेक्सुअलिटीज़ और आइडेंटिटीज़ की। इस देश में अगर देखें तो वो सारी बहस, वो सारी बात पब्लिक फोरम में या पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बन गई जब HIV एड्स की बात चली। और HIV एड्स को लेके इफ़ आई नेम, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से आया और NACO के जो अलग अलग सैक्स अलग अलग स्टेट्स के चलते रहे, उन्होंने आइडेंटिफाई तो ये किया करना शुरू किया अलग अलग आइडेंटिटीज़। और ये देखें तो इस देश में अगर हम आइडेंटिटीज़ की बात को अगर करें तो वो बहुत सम्मान और हकों और अधिकारों की बात को लेकर नहीं शुरू हुआ है। वो तो रिस्क रिडक्शन अप्रोच से शुरू हुआ है कि ये जो देखिए जमात जो है, ये जो पॉपुलेशन है, ये एक तरह से एक जोखिम है, एक रिस्क है, एक तरह का एक क्या कहें वो रिस्क तैयार करते हैं समाज के लिए। ये स्प्रेड करा रहे हैं HIV को, यौनिक स्वास्थ्य के मुद्दे को लेके ये बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो देखिए नजरिया शुरू से ये रहा है। व्हाट सम्यक बिलीव्स इज नॉट to label these identities and keep changing the labels of these identities by the way donor want to label them, but to treat, or rather not treat, I mean consider them as a very usual normal day to day life kind of human beings.
तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ ये मानना भी उसकी एक राजनीतिक समझ दर्शाता है, और ये काफ़ी मिसिंग चल रहा था। तो सम्यक बिलीव्स कि ये पॉलिटिक्स जो है वो ह्यूमन पावर डायनेमिक्स का पॉलिटिक्स है, जिसमें से यौनिकता उसमें एक, या जेंडर आइडेंटिटी उसमें एक नया पहलू ऐड करती है, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें तय होती है, या तो इंक्लूजन की या एक्सक्लूजन की। और जैसे मैं कहूँ कि जैसे जाति समूह का इंक्लूजन एक्सक्लूजन का ही डायनामिक्स है, पॉलिटिक्स है, हाँ, जैसे ट्राइबल समुदाय के इंक्लूजन एक्सक्लूजन का एक पॉलिटिक्स है, उसी तरह से एक मानवीय समुदाय जो सदियों से अपने दायरे के बाहर रहा है, विशेषता डेवलपमेंट के काम या नीतियों बनाने के या कार्यक्रम बनाने के दायरे से जो बाहर रहा है, उनके इंक्लूजन की बात है, ना कि केवल इंक्लूजन की, उनके ह्यूमन होने के सेलिब्रेशन की बात है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट सम्यक बिलीव्स इन, टू नॉट टू इंक्लूड बट टू सेलिब्रेट लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हम संस्था के रूप में और मैं व्यक्तिगत रूप में प्राइड मंथ को एक ऐसी स्पेस की तरह देखता हूँ जो किसी भी इंसान के एक सम्मान के साथ जीने के लिए जो कल्चरल स्पेसेस होती है, वो स्पेस दुनिया में शायद अभी तैयार है। उस स्पेस, फिजिकल स्पेस की ज़रूरत नहीं, वो टाइम जो है दैट इटसेल्फ इज़ अ स्पेस वेयर वी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। तो मतलब 10 साल पहले जब पुणे में शुरू हुआ था प्राइड, सो बिल्कुल पहली प्राइड में जो भी आयोजक थे उनके साथ हम खड़े रहे। ये संस्था कम्युनिटी लेड या LGBTIQ मुद्दों पर ही काम करने वाली संस्था नहीं है, बाकी कई मुद्दों पर हम काम करते हैं। तो और ये विश्वास भी है कि ये प्राइड मंथ्स का आयोजन हो या समुदाय के मुद्दे जो हो, समुदाय के नेतृत्व ने उठाने चाहिए, क्योंकि इसके पहले बहुत डायनामिक्स हुए हैं जहाँ पर नॉन कम्युनिटी NGOs ने कम्युनिटी का उपयोग कर कई सारी संसाधनों को लेकर एक तरह से काम किया था। संसाधन इकट्ठे किए हुए थे, उसमें कई सारे तनाव रहे हैं, खास करके संसाधनों को लेकर। तो हम मानते हैं और हम बहुत दिल से मानते हैं कि संस्थाओं को, खास करके LGBTI कम्युनिटी को ही लीड करना चाहिए किसी भी प्राइड के, और बाकी जो समाज के सदस्य हैं जो खुद को LGBTIQ क्यूअर कम्युनिटी नहीं मानते हैं, उनको खड़ा रहना है एज एन अलाइज, नॉट टू लीड द मूवमेंट। तो सम्यक का ये रहा है, और इसी तरह से सम्यक का इन्वॉल्वमेंट आज तक प्राइड के साथ हमेशा रहा हुआ है। मैं कहूँ कि ग्रास रूट्स को हम एक तरह से देखें तो दो तरह से अगर देखें कि LGBTIQ कम्युनिटी में जो ग्रास रूट्स है और जो आम डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं पहली बात अगर करूं, जब भी हम कहते हैं कि LGBTIQ कम्युनिटी के साथ काम करने वाले ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, द वे टर्म यूज्ड इन ग्रास रूट्स इज जो ज़मीनी स्तर पे लोगों के साथ काम करते हैं। और आज तक तो ये रहा है कि LGBTIQ कम्युनिटी के ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आम समुदायों के साथ काम करने जैसा स्पेस समाज में उपलब्ध नहीं है। तो वो कम्युनिटी के साथ जो काम कर रहे हैं, जो सेक्स वर्कर में कम्युनिटी है या कल्चरल स्पेसेस नहीं है, उनको इकट्ठा करके कल्चरल स्पेस बनाना है, या कामकाजी मुद्दों को लेके कुछ सवाल है, या एट्रोसिटीज़ है, या आज तक अगर हम देखें तो IPC 377 के खिलाफ लोगों को संगठित करना और आवाज़ें उठाना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, तो ये खास करके ग्रास रूट समुदाय की कंट्रीब्यूशन काम में रही है। और हालांकि अगर हम देखें तो प्राइड की शुरुआत अगर देखें तो देखिए, किसी भी समाज में जिस तरह से एक स्तरीकरण होता है, उसी तरह से एक आर्थिक वर्ग का स्तरीकरण LGBTIQ कम्युनिटी में भी है। तो LGBTI कम्युनिटी में जिस तरह से प्राइड के महीनों का या प्राइड के कल्चरल स्पेस का निर्माण भी हुआ है, वो ग्रास रूट्स में काम करने वाले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या अर्बन स्लम्स में रहने वाले गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल कम्युनिटी, कोतीज या पंतीज इन महाराष्ट्र, उनसे शुरू नहीं हुआ है सर्टेनली। प्राइड यह एक तरह से ड्रिवन आइडिया है जहाँ पर एक क्लास इन्फ्लुएंस करता है, एक आर्थिक वर्ग इन्फ्लुएंस करता है। तो ये इस रियलिटी को, इस सत्य को हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज तक ग्रास रूट्स की कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो एक शुरू के दौर में तो काफ़ी बहुत स्पष्ट था कि ये केवल भीड़ के रूप में प्राइड में दिखाई दे रहे थे, और लेकिन ये हालात लगातार ऐसे नहीं बने रहे। खास करके जब ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन की आवाज़ें बहुत तगड़ी हो रही है, तो धीरे धीरे ये भी दिखाई देता है कि जिसको हम ग्रास रूट्स कह रहे हैं, LGBTIQ समुदायों में काम करने वाले संस्था संगठनों का, उनका एक से प्राइड के आयोजनों में, प्राइड की सहभागिता में हमें देश में दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी वो एक डिवीज़न जो होता है, क्लास का डिवीज़न, वो बहुत स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। जब भी हम न्याय की बात करेंगे किसी भी समाज के, किसी भी समुदाय के,
समाज में किसी भी समुदाय जो आज तक हाशिए पे रहा है, उनके अगर न्याय की बात करें तो हमें इंटरसेक्शनैलिटी का मुद्दा देखना ही पड़ेगा, खास करके जब ग्लोबल साउथ में अगर हम रहे हैं, जैसे साउथ एशिया में देखें तो इतना प्लेन जिंदगी नहीं है लोगों का, वो बहुत प्रभावित है, वो जात से प्रभावित है, रंग से प्रभावित है। आप दिल्ली से ट्रांसजेंडर हो या पुणे से ट्रांसजेंडर हो या महाराष्ट्र के सांगोला से ट्रांसजेंडर हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप साड़ी में हो या किस तरह की साड़ी पहनी हो, आपकी मेकअप बॉक्स क्या है, उससे फ़र्क पड़ता है। आप आईटी में काम कर रहे हो, आप सिग्नल पे बाजार मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, या सेक्स वर्कर में हो, उससे फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जब भी LGBTIQ कम्युनिटी की बात आती है तो वहाँ पे इंटरसेक्शन की जो क्या कहें, इंटरसेक्शन के बहुत सारे पहलू सामने आ जाते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप सोचे कि 377 जब तक था, बहुत सीमित संख्या में कॉरपोरेट या कंपनियां खुलकर सपोर्ट कर पाती थी, बिकॉज नोबडी वांटेड देयर इंस्टीट्यूशन, देयर उनका स्थापन कोई इलीगल काम करे। सो दे डिडंट रियली स्टैंड विद 377 जब रिपील होने से पहले। लेकिन 377 मैं ये ट्रेंड देखता हूँ कि 377 रिपील होने के बाद या उसको अगर डिक्रिमिनलाइज होने के बाद मैं कहूँ तो उसके बाद में कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन बढ़ा हुआ है। इसके पहले मैं देखता हूँ कि कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज आया करते थे इंडिविजुअल स्तर पर, अब ब्रांड्स लेके आ रहे हैं, बैनर्स। ये तो सीधा सीधा फर्क मुझे प्राइड में दिखाई दे रहा है। तो इस देश में जहाँ पर पारिवारिक संस्था का इतना बोलबाला है, आप उस कल्चरल रियलिटी को पूरा खारिज नहीं कर सकते हैं। एस्पिरेशंस जो है कि मेरा परिवार क्यों नहीं है, और परिवार से मतलब है कि केवल यौन संबंध बनाने वाली वो संस्था नहीं रही है, वो मानसिक आधार की संस्था रही है। हम क्या चाहते हैं, जिस तरह से हम कहें कि किसी भी रिलेशनशिप का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अगर होता है तो वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किस तत्वों के आधार पर होता है? क्या वो पितृसत्तात्मक तत्वों के आधार पर होता है? क्या वो डेमोक्रेटिक तत्वों के आधार पर होता है? अधिकारों का सम्मान करने के इसमें होता है? तो मुझे लगता है कि बिकॉज अब के हालात में परिवार की कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो नॉन पैट्रियार्कल है, इसलिए पूरे परिवार की पूरी इंस्टीट्यूशन को ही लोग विरोध करते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम पावर जीरो स्थिति में कभी नहीं रहेंगे। इट्स ऑल अबाउट बीइंग पावर सेंसिटिव। हाँ, हमारे एक दोस्त है, मित्र हैं, संजय श्रीवास्तव जी, वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट इनफ टू बी जेंडर सेंसिटिव, वन हैज़ टू बी पावर सेंसिटिव। केवल वो जेंडर सेंसिटिव होने से काम नहीं बनेगा, हमें सत्ता के प्रति संवेदनशील होना होगा कि सत्ता तो है या नहीं है, हाउ डू वी डील विद दैट। जहाँ पर भी कोई भी क्या कहे, कोई एक समाज मान्य इंस्टीट्यूशन में कोई रिलेशन नहीं है तो उनके लिए किसी भी तरह की स्पेस उपलब्ध कराना मुश्किल है। नाउ लाइक जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को होटल का रूम ना मिलना, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन को क्या कहे, समाज मान्य लीगल ये नहीं है तो लोग उनको मना कर देते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है। मैं मेरे एक दोस्त के साथ लखनऊ में रहना चाह रहा था, हम समय साथ बिताना चाह रहे थे, तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी से मना कर दिया, जहाँ पर लिखा जाता है कि आपका मैरिटल रिलेशन क्या है व्यक्तियों के साथ। तो इमेजिन, एक तरह से क्योंकि ये समाज का एक रूप है ना। और समाज में अगर देखें, जैसे लेट्स टेक अ वेरी एग्जांपल, जो क्योंकि मैं पुणे से हूँ तो मैं पुणे के बारे में मैं अगर इसको बताऊँ और लोग पैरेलल इसके अनुभव ला सकते हैं, जहाँ पर मुसलमानों को परिवार या फ्लैट्स या प्रॉपर्टी नहीं मिलती रेंट करने के लिए बेस्ड ऑन काइंड ऑफ बायस, जहाँ पर नॉन वेजिटेरियन खाने वालों के लिए जगह नहीं मिलती है। सो देखिए, इतने बायसेस भरे पड़े हैं, उसमें क्वियर कपल को खुले रूप से कोई जगह मिलना तो बहुत बहुत मुश्किल का बात तो है ही है, खास करके पुणे जैसे शहर में, जहाँ बहुत टिपिकल अपर कास्ट, अर्बन मिडिल क्लास डोमिनेंट पारिवारिक संस्था है, प्रभाव है विचारधाराओं के। लीगल एड के ऑप्शंस जो आम जनता के लिए जितने सीमित है, उससे कई ज़्यादा सीमित ट्रांसजेंडर या LGBTIQ कम्युनिटी के लिए है। लीगल एड की एक्सेसिबिलिटी जैसे सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम है, LGBTI कम्युनिटी के लिए वो ज़्यादा निश्चित तौर पे है। क्या LGBTI कम्युनिटी के सदस्य लीगल डिस्कोर्स में मदद के लिए सामने आ रहे हैं कुछ संस्थाओं के साथ, कुछ संगठनों के पास,
कितने बायसेस पड़े हुए हैं, जुडिशियल सिस्टम की बायसेस हैं। हमने कई बार ये एनेक्डोटल केसेस पुलिस की तरफ से देखे हैं। आप अगर इस तरह से हो तो क्या हो सकता है, आपको तो कोई भी छेड़ेगा। अब मान लो कि बस में चल रहा है, पीछे से किसी ने हाथ लगा दिया किसी हिजड़े को, किसी ट्रांसजेंडर को, नहीं जा पाते हैं पुलिस के पास, क्योंकि पहला बायस तो ये कि आप अगर ऐसे हो, आप ऐसे उटपटांग के कपड़े पहनोगी तो बहुत ही सेंसिटिव भाषा होगी, पहनोगी यही कहा जाएगा उसको, उसको कोई मानेगा नहीं कि वो औरत है दिल दिमाग से। तो वेरी फ्यू मेरी सोच में हैं जो न्यायिक प्रक्रिया तक, औपचारिक फॉर्मल न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच पाते हैं, जाना चाहते हैं तो भी नहीं जा पाते हैं। मुझे कभी मैंने उदाहरण नहीं देखा। अभी वेरी ऑनेस्ट हियर, मेरे सवाल है कि क्या इस तरह से उस प्रीमाइस में काइंड ऑफ 5 स्टार कॉर्पोरेट की फ्लोर पे उनको किस तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा, किस तरह से देखा जाएगा, कितने लोग पहुंच पाएंगे। तो सवाल ये कि शिक्षा प्रणाली में इतने कम ट्रांसजेंडर्स हैं। हाँ, यू कुड ऑलवेज फाइंड गे, क्लोजेट में रहेंगे, शायद ओपन रहेंगे, जो स्किल जॉब में दिखाई देंगे, के कम्युनिटी, मैन वीमेन, बाइसेक्सुअल कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर खास करके जो विजिबल रहना चाह रहे हैं, जो विजिबल ट्रांसजेंडर रहना चाह रहे हैं, दिल दिमाग में मैं अगर ट्रांसफोर मैं करता हूँ तो स्टिल इन क्लोजेट पीपल स्टिल आर देयर, बट एंड आई नो मेनी पीपल, लेकिन जो खुलकर जीना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितने पहुँच पाएंगे और कल्ट में से कितने इसका किस तरह से उनको अकोमोडेट किया जाएगा। 2 तरह से क्राउड फंडिंग मुझे दिखाई देता है, इंस्टीट्यूशनल फॉर द ग्रुप और इंडिविजुअल ट्रांस जो क्राउड फंडिंग के लिए अपील कर रहे हैं। आई डू अ वेरी क्लियर केस जहाँ पर एक ट्रांस मैन, ना जिनको ये कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है, ट्रांस मैन इन लेस्बियन रिलेशन, तो उन्हें ऑटो रिक्शा खरीदनी थी, तो उन्होंने क्राउड फंडिंग के ज़रिए लगभग 3.5 लाख जमा किए पुणे में, एंड पीपल को डिड कंट्रीब्यूट टू दैट। तो इस तरह से इंडिविजुअली क्राउड फंडिंग कोई काम शुरू करने के लिए भी है, और कुछ संस्थाएं जो हैं वो छोटे छोटे इवेंट्स के लिए क्राउड फंडिंग करती हैं, स्पेस बनाना, रीडिंग लाइब्रेरी बनाना, हेल्थ कैंप्स के लिए ना करती है, बट वो बहुत ही डेवलपमेंट सेक्टर के प्रोग्राम मोड में वो काम करती है। आई हैव दिस ड्रीम वेयर वी कुड हैव सम काइंड ऑफ क्वेयर फंड इन पुणे, जहाँ पे कॉर्पोरेट could come together and contribute, and Samik is all willing to do that. We're just playing with that idea and we're just thinking about that. Some kind of queer fund, हर एक कोई करना चाह रहा है, अलग अलग तबकों में, अलग अलग तरह से, उसका कोई एक पूल नहीं है, where जो बहुत मीनिंगफुली प्रोफेशनली रन रिसोर्स जो कुछ मुद्दों को लेके काम करे, हर एक अपने इमोशनल लेवल पे काम करना चाह रहे हैं। देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज। मैं इसलिए LGBTIQ समुदाय के संस्था संगठनों में, व्यक्तियों में जो भी होता है उसको बहुत अलग रूप से इसलिए नहीं देखना चाहता कि जो आम समाज में दिखेगा वही रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। अगर आम समाज में नई संस्थाएं, पुरानी संस्थाएं, नए कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, इनमें अगर चढ़ता सूरज ढलता सूरज का डायनामिक्स होगा तो यहाँ पे भी होगा। मुद्दे अलग रहेंगे, इश्यूज अलग रहेंगे, जनरेशन के गैप अलग रहेंगे, सोचने के तौर तरीके अलग रहेंगे, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पहली जनरेशन का और आगे आने वाली जनरेशन का, रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया, क्या ये महिला संगठनों में नहीं दिखाई देता है? क्या ये दलित अधिकारों की बात करने वालों में नहीं दिखाई देता है? तो उसी तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या LGBTIQ कम्युनिटी में भी दिखाई देगा कि आने वाली जनरेशन अलग विचार लेके आती है, आने वाली युवा जो है वो अलग विचार लेके आते हैं, ज़्यादा खुलापन है, ज़्यादा टेक्नो फ्रेंड है, एक्सपोजर ज़्यादा है, जानकारी बहुत ये है, उसको और बहुत ईमानदारी से काम भी करते हैं, जिसको पहले वाली पीढ़ी के लोग कहेंगे कि बहुत सुपरफिशियल है, बहुत ही ऊपरी है, बहुत विचार नहीं है। तो इस तरह से पहली वाली पीढ़ी भी छोड़ती नहीं ना, ज्ञान की सत्ता बनाए रखना चाहती है, अधिकारों को बनाए रखना चाहती है। ये सेकेंड लीडरशिप वगैरह जो भी एक दूसरे को फंसाते रहते हैं ना संगठन संस्थाएं, मुझे लगता है कि इसको कभी ना कभी किसी जवाब, कहाँ पर है ये सेकेंड लीडरशिप, होती कहाँ से? लोग झगड़ा कर करके अपनी लीडरशिप तैयार करके ले आते हैं। तो ये डायनामिक जो स्वयंसेवी संस्थाओं में दिखेगा, संगठनों में दिखेगा, वही तो दिखेगा। पुराने वाले लोग कहेंगे कि ये बहुत सुपरफिशियल है, बहुत सतही स्तर का है, बहुत जानकारी नहीं है, या फिर स्टाइल में पूछा जाएगा पढ़ा कितना है आपने। तो ऑल दीज आर गिमिक्स एंड ट्रिक्स टू बेसिकली पुट देम डाउन,
आई थिंक मुझे लगता है कि ये तनाव तो होगा ही। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग कॉमन स्पेसेस जहाँ पे अनुभवों और उत्साह को इकट्ठा मिलाया जाए, और ये केवल क्यूअर या एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए नहीं है, आम जो भी न्याय के रूप में, इंक्लूजन के रूप में, डाइवर्सिटी पे काम करना चाहते समाज में, तो ये स्तर हमेशा रहेंगे ना। पुराने वाले, सो कॉल्ड पुराने वाले अनुभवी, नए आने वाले, तो ये तो स्तर हमेशा ही रहेंगे। यू नो, वी डोंट हैव एनी मॉडल्स टू फंक्शन टुगेदर, यू नो, किसी भी जगह पे नहीं है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी नहीं है, तो ये तनाव तो रहेंगे।